नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मेरे साथ जाने माने लेखक त्रिपुर दमन सिंह जी हैं। त्रिपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। त्रिपुर जी को मैंने जाने माने लेखक कहा, इस पर वो मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि त्रिपुर की जो गति है, गति का मतलब उनकी जो पैठ है वह शोध कार्यों में है। उनका परिचय बहुत ही विस्तार से हम देंगे, लेकिन बजाय हम देने के मैं चाहूँगा कि त्रिपुर खुद अपने बारे में बताएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शब्दरथी कार्यक्रम में त्रिपुर जी को बुलाने का आशय यह था कि आपकी एक नई पुस्तक आई है, नेहरू, भारत को परिभाषित करने वाले संवाद। यह पुस्तक अंग्रेजी में नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया के नाम से पहले अंग्रेजी में आई है, अभी यह हिंदी में आई है। इसके अलावा एक और पुस्तक 16 स्टॉर्मी डेज, जो हिंदी में वे 16 दिन के नाम से आई है। और सबसे पहली पुस्तक आपकी इम्पीरियल सॉवरेंटी, द लोकल पॉलिटिक्स, द भदौरिया राजपूत्स एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम मुगल टू ब्रिटिश इंडिया 1600 टू 1900, यह पुस्तक आई थी। यह त्रिपुर जी की पहली पुस्तक है। और त्रिपुर दमन सिंह को मैं जो जानता हूँ वह यह है कि पंडित नेहरू के बारे में हाल के दिनों में उनके भाषणों को लेकर, उनके संवाद को लेकर या उनकी कार्यशैली, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर तथ्यात्मक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, शोधपरक बातों पे अगर किसी ने आलोचनात्मक दृष्टि डाली है तो त्रिपुर उनमें से एक बड़ा नाम है। मैं त्रिपुर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैंने कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू से जो आपका एक लगाव है, वह लगाव बड़ा अलग तरह का लगाव है, जिसमें आप उनको बहुत ही बारीक नज़रों से देखते हैं। कई बार उनसे अभिभूत भी होते हैं और बहुत बार उनके ऊपर आपकी जो बहुत आलोचनात्मक दृष्टि है, कई बार आप उनकी बहुत ही कड़ी आलोचना जैसा करते हैं। और मैं जो पढ़ते हुए, मेरे जैसे पाठक जब पढ़ते हैं आपकी किताब को, तो हमें बार बार ये लगता है कि आप नेहरू पर जिस तरह से रवैया अपना रहे हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, अपने को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए खुद पंडित नेहरू तो हैं नहीं जी। तो आप अगर ऐसी स्थिति में उन बातों को कर रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? मैं ये जानना चाहूँगा कि पंडित नेहरू से जो आपका लगाव हुआ है, या जो लगाव मैं कहूँ, या मैं कहूँ कि एक आलोचनात्मक आपको लगा कि नहीं, इस शख्सियत के बारे में मुझे वो बातें करनी चाहिए जो अब से पहले नहीं हुई, तो उसकी वजह क्या थी और कब ये शुरुआत हुई, कब ये लगाव हुआ और कब आपको लगा कि नहीं, मुझे इस पर काम करना है, और वो भी इस रूप में इतना विशद काम करना है? आपका काम काफ़ी गहरा है। मैंने दोनों किताबें जो देखी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और बहुत नहीं, ऐसा ये तो हाँ, ये बात सही है कि जो पिछली किताब थी, खास करके वे 16 दिन, उसने काफ़ी एक आलोचनात्मक नज़रिया लिया था पंडित नेहरू के प्रति, लेकिन बड़े सबूत के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वो लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पंडित नेहरू से कुछ लोहा लेना है या कुछ रंजिश निकालनी है, तो ऐसी बात नहीं थी। ये पीएचडी करते करते, ये मेरी पीएचडी से किताब निकली थी, इम्पीरियल सॉवरेंटी, तो ये करते करते मेरी पहले रुचि इसमें, सॉवरेंटी में, एक सरकारी ढांचे बनाने चलाने के तौर तरीक़ों में मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे फिर संविधान के प्रति, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब मैंने पीएचडी ख़त्म की थी 2017-18, तो काफ़ी लोग उस समय संविधान पर काम कर रहे थे, कुछ किताबें भी उस समय आई संविधान को लेकर। तो संविधान के प्रति थोड़ी मेरी रुचि काफ़ी उस समय उफान पर थी। तो उसको लेते हुए जब मैं और गहराई में गया तो प्रथम संशोधन एक ऐसा विषय था और एक ऐसी आप समझ सकते हैं, एक ऐसी रेखा थी जिसको एक तरह से कह सकते हैं, इतिहास को, जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसको प्रथम संशोधन से पहले और उसके बाद वो एक डिवाइडिंग लाइन के तौर पर
मुझे दिखने लगा। तो फिर क्योंकि मेरी रुचि थी, दिलचस्पी थी, तो उसके ऊपर, और वो एक ऐसे विषय था जिस पर किसी ने ज़्यादा काम नहीं किया, किसी ने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। मुश्किल से कुछ 2 आर्टिकल आज तक उस पर लिखे गए, और वो इतने मतलब एक तरह से बुनियादी विषय था जिसको भारत की संवैधानिक स्थिति और आज की राजनीति दोनों को समझने के लिए मुझे लगा ये एक बहुत ज़रूरी विषय है बहुत। तो उस पर फिर मैंने काम किया, और वो अब नेहरू जी की तो ऐसी शख्सियत है कि जिसको हम एक सेंट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं। जो हम अब पुस्तक का नाम है भारत को परिभाषित करने वाले संवाद, तो नेहरू जी ही खुद ही ऐसी मतलब शख्सियत है और ऐसे कैरेक्टर है, तो भारत को परिभाषित करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। तो उनसे बचा नहीं जा सकता, वो एक केंद्र बिंदु की तरह उभरते हैं। तो अगर 40 के दशक पर, 50 के दशक पर अगर आपको कुछ लिखना है तो वो तो उसके केंद्र बिंदु बनते ही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पहला संवाद आपने किया, जो वो 16 दिन है, 16 स्टॉर्मी डेज, वह पुस्तक भारत का जो पहला संविधान संशोधन था उस पर आधारित है। और वे 16 दिन, जब त्रिपुर दमन ये इस बात को कहते हैं तो इनका आशय ये है कि वे जो डिबेट हुए वो 16 दिन जिनमें भारत का पहला संविधान संशोधन आया, और उस पर एक लंबी बहस हुई। और जो भी उस समय देश के जाने माने चिंतक, विचारक, राजनीति विज्ञानी या हमारे जो प्रतिष्ठित सांसद, मंत्री भी जो उस समय सत्ता में थे, उन्होंने बाकी बहुत एक लंबी बहस छिड़ी थी, बहुत बौद्धिक बहस थी। और उन 16 दिनों ने भारत के भविष्य को एक तरह से, या हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको निर्धारित किया था। त्रिपुर ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जिस आदर्श के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था, वे चीज़ बहुत जल्दी इस रूप में टूटने लगी। बहुत सारे मुकदमे हुए, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से इन्होंने जिक्र किया है कि ऐसी वजह क्या थी, इसकी वजह क्या थी। जितने भी आइडियल पॉलिसीज़ थी संविधान के निर्माताओं की, भारतीय लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली को लेके, उस पर इतने ज़्यादा हमले हुए। और अब अभी हम लोग जब 2023 के करीब बात कर रहे हैं, तब हमें ये लगता है कि पंडित नेहरू जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की क्षमता, उसके अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक और समर्थक थे। लेकिन जब आप त्रिपुर की किताब पढ़ेंगे, वे 16 दिन, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पंडित नेहरू वह पहले शख्सियत थे जिनको इस बात के लिए कानून लाना पड़ा, संविधान में बदलाव करना पड़ा कि इस आज़ादी को हम उस रूप में नहीं दे सकते जिस रूप में संविधान ने कल्पना की थी कि भारत के नागरिकों को वह आज़ादी मिले। यह अलग बात है कि त्रिपुर ने अपनी किताब में इस बात का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि जमींदारों ने, औद्योगिक घरानों ने और भूमि, मतलब जितने भी सुधार के कानून थे उन सारे पर एक तरह से एक एक मुकदमे होने शुरू हो चुके थे। और सरकार के लिए अगर उस तरह का कोई बदलाव उस समय नहीं लाया गया होता तो शायद चलाना मुश्किल होता। हम उस रूप में भारत को नहीं देख पाते जिस रूप में भारत था। पहला जो इन्होंने जवाब दिया, ये उस किताब पर पूरी विस्तार से बात की थी। मैं ये जो हमारी दूसरी किताब है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक बात और बता दूं कि त्रिपुर अंग्रेज़ी में लिखते हैं। यह पुस्तक अनुवाद से आई है, केतन मिश्रा ने इसका अनुवाद किया है, अभी अभी आई है भारत में। मुश्किल से मुझे लगता है कि इसी दिसंबर में यह पुस्तक लॉन्च हुई है। भारत को परिभाषित करने वाले संवाद, नेहरू, आपने इस किताब का हिंदी में शीर्षक है जी। इसमें किस संवाद की बात कर रहे हैं, मैं आप ही से जानना चाहूँगा। मैं किताब पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि त्रिपुर बताएं। नहीं, इसमें हम लोगों ने 4 संवाद मुख्य रूप से लिए हैं। पहला मोहम्मद इकबाल के साथ, इस चीज़ को लेकर कि पब्लिक लाइफ में, सामाजिक जीवन में धर्म का, मज़हब का
कि क्या जगह है, क्या भूमिका होनी है। और दूसरा जिन्ना के साथ इसको लेकर कि मुसलमानों के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको किस प्रकार पेश करना चाहिए या किस तरह से उनका एडजस्टमेंट किया जा सकता है एक आधुनिक भारत में। तीसरा सरदार पटेल के साथ चीन और भारत की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर। और चौथा श्याम प्रसाद मुखर्जी को के साथ ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान के प्रथम संशोधन को लेकर। तो ये 4 संवाद हम लोगों ने मुख्य रूप से चुने और हम लोगों की राय ये थी, ये सोच थी इनको लेने में कि हमें लगा हम उन संवादों को लें जिनका आज भी एक रेलेवेंस है। और ये ऐसे विवाद हैं जिनका कोई एक समय ऐसा था जब लोगों ने सोचा कि हाँ इनका अंत हो चुका है, इसका एक उत्तर मिल चुका है, एक कंक्लूजन आ चुका है। लेकिन आज हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि वो बात सही नहीं थी। तो ये जो ऐसे विवाद हैं ये आज भी चल रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं नेहरू जी और नेहरू जी की जो सोच है, जो विचार हैं, वो इस वैचारिक युद्ध को जो आप कह सकते हैं तो उसमें मैदान में है। तो हम लोगों को लगा कि ये ऐसे संवाद हैं जिनका रेलेवेंस है और पाठकों को इंटरेस्ट भी होगा, दिलचस्पी भी होगी और ये आज की राजनीति को समझने में भी कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद करेंगे। ये पुस्तक आदिल हुसैन के साथ त्रिपुर जी की आई है, जिसमें शुरुआती 2 लेख जो है वह आदिल हुसैन के जिम्मे हैं, ऐसा इस किताब में लिखा है, और बाद के 2 आपने विस्तार से लिखे हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके शीर्षकों से आपको समझ में आ जाएगा। पंडित के लेखों से लगता है जैसे इस्लाम से उनका बहुत परिचय है नहीं। ये मोहम्मद इकबाल और जवाहरलाल नेहरू की इस्लामिक एकता और धार्मिक कट्टरता पर जो बहस हुई थी उसका शीर्षक है। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा, यह जो अध्याय है मतलब जिसमें सांप्रदायिकता के सवाल, इस्लामिक एकता पर इकबाल और नेहरू, सांप्रदायिकता के सवाल पर जिन्ना और नेहरू, इसके अलावा जो है विदेश नीति पर पटेल और नेहरू। ये जब विदेश नीति की बात मैं आऊँगा, इस पर आपने बहुत विस्तार से चीन के साथ जो भारत के उस समय संबंध थे, और इस बात को करते हुए आपने उस पत्र व्यवहार का उल्लेख किया है जो पत्र पंडित नेहरू ने पटेल को लिखे और पटेल जी ने उसका जवाब दिया है। और उसमें आपने बहुत ही भावुक चित्रण किया है, चूँकि वो संवाद उसी तरह के थे। और दोनों के बीच मतलब जो उस पत्र का निहितार्थ निकलता है वह यह बताता है कि जैसा आज कहा जा रहा है जी वैसा विभेद नहीं था, वैचारिक चीज़ें थी, लेकिन पंडित नेहरू भी इस बात के लिए तैयार थे कि अगर पटेल जी चाहें तो मैं छोड़ सकता हूं अपना पद, और पटेल जी भी इस बात के लिए किसी भी क्षण तैयार थे कि मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन दोनों को वो एक कड़ी जो थी, जो शायद आपने उसका जिक्र भी किया है और उस पत्र में भी उस बात का जिक्र है कि गांधी जी के सामने जो वचन एक तरह से आखिरी संवाद का आपने, मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसके उस बिंदु पर, चूँकि आपने विस्तार से काम किया है तो वह बताएं, क्योंकि आज अभी हम लोग इस समय जिस समय में बात कर रहे हैं बहुत सारी बातें होती हैं जी, जिसमें पटेल और नेहरू के बीच विवाद बहुत एक बड़ा मसला है जी दिखाया जाता है। और तो वो आज की राजनीति को उठाकर अगर हम उसको एक तरह से एक प्रिज्म के तौर पर यूज़ करके इतिहास पर नज़र लगाएं तो ऐसा लगता है। लेकिन ये बात सही है कि उनमें वैचारिक मतभेद थे और ये बात कहीं छुपी नहीं थी। उनके जो अन्य सांसद थे और पार्टी के जो अन्य फैक्शंस आप कह सकते हैं, आपने उसका उल्लेख भी किया है कि किस तरह से उसमें वो जो बैठक हुई थी और उस पर नेहरू जी नाराज, जो पहली चिट्ठी है वो तो उसी बैठक पर लेकर वो नाराज़गी व्यक्त करते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में आपने ऐसी बैठक बुलाई, आपने सांसदों को ऐसा ऐसा कहा, मेरी आलोचना करी। तो लेकिन फिर भी हम लोग इसमें देखते हैं कि वैचारिक मतभेद होते हुए उन लोगों में ये एक आप कमिटमेंट कह सकते हैं कि दोनों को ये था कि नहीं, हम देश की सेवा कर रहे हैं और
वैचारिक मतभेद एक समय लगभग गांधी जी की मृत्यु से पहले एकदम चरम पर पहुंच गए थे। तो ये दोनों ने तय किया था कि हम दोनों में से एक ही सरकार में रहेगा, या तो पटेल रहेंगे या नेहरू रहेंगे। और ये बात थी कि अब हम दोनों ने पत्र गांधी जी को लिखे थे और फिर एक बैठक होनी थी तीनों में, और इन मसलों का हल निकलना था। और इस बैठक से ठीक पहले गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद क्योंकि दोनों ने वचन दिया था उनको कि नहीं, हम देश के लिए मिलकर काम करेंगे, हम अलग अलग दिशाओं में सरकार को नहीं खींचेंगे, तो फिर चाहे कितनी भी कोई किसी की भी आलोचना करे, दोनों में फिर भी इतना मनभेद नहीं था कि कुछ कटुता नहीं आई। तो फिर भी वो, जब आप पत्र भी अगर देखेंगे तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, नहीं अगर आपको इतना बुरा लगा, मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि आप इतने प्रताड़ित हैं, आप इतने परेशान हैं, आप मेरे घर आ जाइए, चलिए हम बात करते हैं, ये वो। तो दोनों में ये कमिटमेंट था। लेकिन ये जो सरकार छोड़ने की बात थी, इस्तीफा देने की बात थी, ये कहीं ना कहीं, हाँ दोनों तैयार तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का ये एक दबाव देने का प्रयास भी था कि हम दूसरे पे दबाव दें, अच्छा ठीक है हम छोड़ देते हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप क्यों छोड़ेंगे, मैं ही छोड़ देता हूँ। तो ये एक राजनीतिक पैंतरा भी था, और ऐसा नहीं है कि सत्य नहीं था, सत्य भी था, लेकिन राजनीतिक पैंतरा भी था। तो इसको अगर हम रोज टिंटेड ग्लासेस जो कहते हैं अंग्रेजी में, उससे नहीं देखना चाहिए, थोड़े एक कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी इस बात को देखना चाहिए। तो ये इसका जो आखिरी हिस्सा वो भी आपने ही लिखा है इसमें, जो प्रथम संशोधन, ये आपके 16 दिन में भी, वे 16 दिन में भी ये अध्याय आता है। और आपके हिसाब से अगर मान लीजिए हम इस बात को, चूँकि आपने ये इस पर काम किया है और लगातार 2 पुस्तकों में उस अध्याय का जिक्र है, जब वे 16 दिन मैं पढ़ रहा था तब भी मेरे दिमाग में ये बात आई थी, चूँकि आपसे संवाद मेरा नहीं हो पाया था उस समय, मैं चाहता था, मैंने उसके रिव्यू में भी ये बात कही थी। अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए पंडित नेहरू की जगह त्रिपुर दमन उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते जी, तो उनके सामने क्या विकल्प था? क्या वे संशोधन लाते या नहीं लाते? नहीं, अब ये तो थोड़ा मुश्किल इसीलिए कहना है क्योंकि अपनी राय तो अपनी राय है, लेकिन अपने आप को उनके जगह पर रखना और इसको ये सोचना, तो ये एक थोड़ी काल्पनिक बात हो गई, चूंकि हम लोग, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दूंगा आपका। तो जहाँ तक मेरी राय है तो मैं ऐसा संशोधन नहीं लाता, या अगर संशोधन लाता तो उसको बड़े ही एक फोकस तरीके से जिस पॉइंट पर आवश्यकता थी उस पॉइंट पर लाता। तो अगर हम वो बहसों को देखें और उस अध्याय पर वापस जाएं, तो जो विपक्ष था, विपक्ष एक मत था कि हमको इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, नहीं दिख रही। तो चाहे वो जो समाजवादी नेता हों जयप्रकाश नारायण की तरह, या जो थोड़े हिंदूवादी नेता हों श्याम प्रसाद मुखर्जी की तरह, या फिर हम देखें जो कि देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जो उस समय तो खैर लोकसभा नहीं थी, पार्लियामेंट्री था, एक ही सभा थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे जीवी मावलंकर। तो हम पूरे स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। तो किसी की राय ये नहीं थी कि हम इस संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है। ना तो वो सुप्रीम कोर्ट की थी, ना वो राष्ट्रपति की थी, ना वो विपक्षी दल के नेता की थी। और तो एक बड़े ही ये कुछ ऐसे पॉइंट थे कि हाँ, बिहार में जो ज़मींदारी उन्मूलन कानून जो आया था उसको रद्द कर दिया गया था, और वो रद्द भी इसीलिए किया गया था, उसे असंवैधानिक इसीलिए पाया गया था कि वो जो समानता का अधिकार है उसके परे था। क्योंकि उन्होंने कहा था भाई हमें मुआवजा देना है, लेकिन हम मुआवजा ज़मीन को बराबर नहीं देंगे, जिसको ज़्यादा ज़मीन है उसको कम दर से मुआवजा मिलेगा, जिसकी कम ज़मीन है उसको ज़्यादा दर से मिलेगा। तो ये एक बड़ी ही ऑब्वियस सी बात थी जिसके ऊपर पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। तो इससे अगर आप कहें कि नहीं, जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी थी, वो पूरा ही बेकार था, इसको पूरा निकाल देना चाहिए, या क्योंकि राजद्रोह के कानून को
असंवैधानिक घोषित करते हुए पटना हाई कोर्ट ने मास्टर तारा सिंह को रिहा कर दिया, तो हम कहें कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो आर्टिकल 19 है वो पूरा ही बेकार है, इसको पूरी तोड़ना मरोड़ना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से एक एग्जीक्यूटिव ओवररीच मैंने पुस्तक में शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये केवल इसीलिए नहीं है कि जो आज की समस्या है हम उसको किसी तरह ख़त्म कर रहे हैं, ये तो हम वो कानूनी पैंतरे अपना रहे हैं जो कि आगे हमें, अब जैसे 9th शेड्यूल को ही देख लें, आप कहें कि हमने ऐसा शेड्यूल बनाया है कि इसमें अगर हम किसी कानून को रख देते हैं तो फिर कोर्ट को अधिकार ही नहीं रहता कि आप इसके ऊपर फैसला सुनाएं। तो चाहे वो असंवैधानिक क्यों ना हो, वो कानून अपने आप संवैधानिक बन जाता है। तो इसके ऊपर भी पुस्तक में एक टिप्पणी है, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा, तो मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन दैट नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इटसेल्फ, कि हमारा अकेला ऐसा संविधान है जिसे अपने आप से बचाना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल में एक एग्जीक्यूटिव ओवररीच थी उनकी, केवल आज की समस्या का हल करना ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य एक ये भी था कि हम इतने कानूनी असले अपने पास एक तरह से जमा कर लें कि हमें आगे इस तरह की समस्या कोई कभी आए ना। और वो एक बड़ी ख़तरनाक सोच है, क्योंकि हो सकता है आज आपका मूड नहीं है, आप नहीं कर रहे, कल कोई और आएगा उसका मूड होगा तो वो करेगा। तो इस तरह के तो ये मेरी राय है इसमें। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने जवाब दिया, क्योंकि जब उस किताब को पढ़ते हैं तो ये आपकी जो सोच, जो आपने हमारी बातचीत में कहा, ये सोच बराबर झलकती है जी। और उसको पढ़ते समय ये लगता है कि त्रिपुर जो है बहुत आक्रामक है पंडित नेहरू को लेके। और जब आप उनको इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए था, तो साथ में जो समस्याएं आप दिखाते हैं जिनका आपने अभी भी जिक्र किया, तो वो समस्याएं एक तरह की थी। अभी आपकी बात स्पष्ट हो पाई कि शायद पहले संशोधन में पंडित नेहरू उस आने वाले कल के बारे में भी सोचकर बहुत सारी चीज़ों को समाहित किए थे जिनकी शायद उस समय तत्काल ज़रूरत नहीं थी, उसको अवॉइड भी किया जा सकता था। और जो आपने एक और बात आपने अपनी बातचीत में कही जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि हो सकता है आप उसका दुरुपयोग न करें, लेकिन आने वाले समय में जो आप जैसी दृष्टि न रखता हो तो वह अपने हित में उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। आप जो आपकी पहली किताब है, हम इस पर आते हैं, ये जो इम्पीरियल सॉवरेनिटी एंड लोकल पॉलिटिक्स, जी, भारत को जो आज़ादी मिली उससे बहुत पहले की ये किताब है, 1600 से 1900 की बीच की है जी। ये इम्पीरियल सॉवरेनिटी से आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, ये एक ऐसा प्रश्न, क्योंकि काफ़ी जब भारत में इतिहास के बारे में चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो एक तरह से हम स्वाभाविक है, हम ये मानते हैं कि आज से 200 साल पहले भी जो स्टेट था वो आज के स्टेट की तरह ही था। लेकिन अगर हम सोचें तो ये जो एक कॉन्सेप्ट भी है, तो ये इस तरह का कि हमें राजनीतिक ढांचा इस तरह का होना चाहिए, ये एक बहुत बाद में तैयार हुआ। और अंग्रेज़ों के आने के बाद भी नहीं, ये अंग्रेज़ जब यहाँ से लगभग करीब 70 साल यहाँ रह गए, उसके बाद इस तरह का राजनीतिक ढांचा ये तैयार हुआ। तो जब हम उस समय को देखते हैं, तो अगर हम कहते हैं भाई फलाना आदमी शासन कर रहा था या अंग्रेज़ों का राज था, तो इससे हमारा अर्थ क्या अर्थ है? अगर हम एक कोई छोटी जगह लेते हैं, दिल्ली से 200 मील दूर कहीं उत्तर प्रदेश के बीच बाज़ार में, अगर आप बनारस से आते हैं, तो बनारस से 50 किलोमीटर दूर ही अगर आप कोई गांव लेते हैं, तो वहाँ दिल्ली में किसी के शासन करने का क्या अर्थ था, क्या समझते थे वो, क्या वहाँ हिसाब किताब बनता था। और अगर उस राजनीतिक तौर तरीके को हम देखें, उस राजनीतिक ढांचे को देखें, तो फिर हम उसको देख के अगर हम ये सोचते हैं कि भाई उस समय के लोगों की क्या सोच थी इसके बारे में, कि तो ये कुछ प्रश्न थे, इनको सोचते सोचते ही मैं इसकी तरफ बढ़ा। तो इसमें मुख्य रूप से फिर मैंने यही खंगाला कि जो इम्पीरियल स्टेट थे, क्योंकि भारत में पहले मुग़ल साम्राज्य रहा, मराठों का साम्राज्य रहा, अंग्रेज़ों का साम्राज्य रहा,
तो इसमें कई छोटी बड़ी रियासतें थीं, कुछ राजा थे, कुछ ज़मींदार थे, कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो नॉमिनली पूरी तरह इंडिपेंडेंट थे, कुछ ऐसे थे जिनमें को कुछ जुडिशल पावर मिलती थी, नहीं मिलती थी, तो कुछ तो ये इस तरह का सिस्टम जब बनता था तो लोग सॉवरेंटी के बारे में, देश के बारे में, राजनीतिक ढांचे के बारे में क्या सोचते थे और जो कार्य वो करते थे, कभी खासकर जिन पर मैंने इस किताब लिखा, भदौरियों, तो एक तरह से मेरे लिए एक लेंस था कि हम भाई एक एरिया को लेते हैं और एक सोशल ग्रुप को लेते हैं तो हमें ये देखने को मिल जाता है। लेकिन कई बार अगर आप देखें तो मराठों में भी जब साम्राज्य बाजीराव पेशवा आए दिल्ली पर, उनने कब्ज़ा भी किया, ये भी आक्रमण भी किया, लेकिन फिर भी इतने के बाद भी किसी ने, जो मुग़ल बादशाह था, किसी ने ये नहीं कहा अच्छा मेरे पास दम है, इनको हटाओ, मैं खुद कुर्सी पर बैठूंगा। तो अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या ऐसी वजह थी या क्या ऐसा मुग़ल बादशाह पे ऐसा क्या था जो कि 1857 तक उनको दिल्ली की गद्दी पर बैठा के लोगों ने रखा, चाहे भले ही उन पे शासन करने की क्षमता नहीं रही हो। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे लगा थोड़े, अगर हम लोकेलिटी में जाके देखें कि आदमी उनके बारे में क्या सोचता था, किस तरह से रिलेशंस को अपने एस्टैब्लिश करता था दिल्ली के साथ, तो कुछ ये जवाब मिल सकता है। ये किताब हिंदी में आ रही है क्या? इस किताब का मुझे अब ये तो उनके प्रकाशक के ऊपर है, और लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि इसका कभी ना कभी अनुवाद होगा, क्योंकि ये थोड़े बहुत ऐतिहासिक प्रश्न है। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण किताब लगती है, क्योंकि पहली किताब है जी। और तथ्यों के साथ है और विषय एकदम अछूता है। एक बात मैं कहूँगा कि जो आपकी पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी भी, तीनों का जो सब्जेक्ट आपने उठाया है, जैसे वे 16 दिन, इस किताब से पहले ही इस बात की बहुत कम चर्चा होती है कि पहला संविधान संशोधन आखिर आया क्यों था जी, और अगर आया था तो वो क्या इतना महत्वपूर्ण था कि उस पर बाकायदा 16 दिनों तक वे 16 दिन जिन्होंने भारत को में उथल पुथल मचा दी। जी। तो मतलब हम आज बहुत सारे विषयों पर कहते हैं कि ये बहुत हंगामा हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। जिस दिन देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी इस तरह के विषय थे और इतने महत्वपूर्ण विषय थे जो पूरे देश में खलबली मचाते थे और डिबेट ऐसे ही होती थी। ऐसा नहीं है कि वो आज के दिन में लगता है कि ये विरोधी हैं और ये बाहर हैं और कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है और कोई रैली कर रहा है। उस ज़माने में भी ऐसी चीज़ें थी, सैद्धांतिक मतभेद थे और लोकतंत्र की शायद खूबसूरती भी हमारे यही है कि इन बहसों को बाकायदा समय मिला। मैं एक चीज़ त्रिपुर जी आपसे थोड़ा सा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें इसमें, तो वो वे 16 दिन महत्वपूर्ण ही नहीं थे। वो एक तरह से भारत की जो आप संवैधानिक रास्ता जो था उसको तय करने वाले 16 दिन थे। तो वो उस बहस का जो नतीजा निकला, जो संशोधन हुआ उसके बाद, तो उसके बाद एक तरह से एक संवैधानिक रास्ता तय हुआ जिसके ऊपर हम आज भी चल रहे हैं। और अगर हम बहसों को देखें तो सबसे खूबसूरत बात मुझे ये देखने को मिली कि जो एक तो जैसा आपने कहा 16 दिन का समय मिला इतनी बड़ी बहस को, दूसरा ये कि बहस का जो एक आप लेवल देखें तो वो जो बड़ा ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कह सकते हैं उसको, कि इतनी प्रेपरेशन, इतना समय और इतने बड़े बड़े नेता एक दूसरे से सीधा इस तरह से संसद में बहस कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे उसमें देखने को मिली। मैं त्रिपुर जी मैं आखिरी सवाल से पहले वाला सवाल है, आखिरी सवाल मेरा कुछ और होगा, या वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में होगा कि आने वाले समय में क्या लिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आया, चूँकि लगातार आप राजनीति विज्ञान से भी जुड़े हैं, अभी लंदन यूनिवर्सिटी में आप फेलो भी हैं जी, और शोध ही आपका एक तरह से जीवन है। आप हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों पे लगातार काम कर रहे हैं और वर्तमान में जो भारत की राजनीति है उसको भी समझ रहे हैं, लगातार अवेयर हैं। बहुत जागरूक लोगों में आप उन गिने चुने यंग लोगों में हैं जो कि बहुत गहराई से अपने समय को, अपने समाज को, अपनी राजनीति को और उसका जो इतिहास है, खासकर संवैधानिक इतिहास,
उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक सामाजिक जो प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पंडित नेहरू के दौर को जो आपने देखा और समझा है, और जिस दौर में हम आज बात कर रहे हैं, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, या जो हमारी संसदीय प्रणाली है, उसको आप कहाँ पाते हैं? वो कितनी मजबूत हुई है, कमज़ोर हुई है, या उस पर क्या उन दिनों ने क्या असर डाला जिसके साथ हम आज गुजर रहे हैं, और आने वाला कल हमारा कैसा होगा? नहीं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा उस वह 16 दिन पुस्तक में भी मैंने प्रयास करा है इसको एक तरह से एक उत्तर देने का, कि नेहरू जी जो कर रहे थे उस समय, तो हर निर्णय उनका, क्योंकि जो एक तरह से वेस्टमिंस्टर सिस्टम जिस पर हम चलते हैं, वो एक कन्वेंशन और प्रेसिडेंट पर चलने वाला सिस्टम है। तो जो भी निर्णय उनने लिया, वो निर्णय केवल तत्कालीन परिस्थितियों के लिए नहीं लिया, वो एक तरह से जो भी, क्योंकि उस समय कोई प्रेसिडेंट था नहीं, वो पहले प्रधानमंत्री थे, तो वो हर निर्णय एक तरह से एक प्रेसिडेंट बना के आगे हम अपने प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रख सकते हैं, और किस प्रेसिडेंट को देखते हुए आगे के निर्णय लेने चाहिए। तो जो संशोधन है उसका, तो जैसा पुस्तक में भी मैंने जिक्र किया, मुझे लगता है उसका प्रभाव बड़ा ही गलत था। लेकिन नेहरू जी ने कुछ चीज़ें एक ऐसी एस्टैब्लिश करी जो कि आज तक हमारी राजनीति में चल रही हैं। एक तो उनकी वो बहस इस पुस्तक में हम लोग ने नहीं डाली, क्योंकि वो बहस उसका एक तरह से अंत हो चुका है। तो उनमें राजेंद्र प्रसाद में बड़ी बहस हुई कि आखिरकार राष्ट्रपति के अधिकार और पावर कितने हैं, क्योंकि संविधान में कई जगह सरकार की जगह राष्ट्रपति शब्द का उपयोग होता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने ये माना था, इसका मतलब है कि मैं अगर सरकार की नीतियों से खुश नहीं हूँ या सरकार की राय नहीं मानना चाहता, तो मैं स्वतः ही स्वतंत्र अपने विवेक से काम ले सकता हूँ। तो इसके ऊपर काफ़ी तीखी बहस नेहरू और राजेंद्र प्रसाद में हुई, जिसमें नेहरू विजयी हुए। और आज हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का कोई अपने विवेक से कोई रोल नहीं होता राजनीतिक परिस्थितियों में। तो इस तरह के कई निर्णय जो उनके थे, वो जो कि मैं देखता हूँ बड़े सकारात्मक निर्णय थे, तो उनका भी आज प्रभाव पड़ता है। और अगर तुलना करी जाए तो मुझे लगता है कि दोनों में इतना फ़र्क नहीं है जितना हम लोग मानते हैं। तो जैसा आप कह रहे थे, रैलियाँ तब भी हो रही थी, रैली आज भी हो रही हैं, और उस समय भी पॉपुलैरिटी ही थी पंडित नेहरू की। अगर ताकत को हम देखें तो आपकी किताब से भी वो जिक्र मिलता है कि एक तरफ पूरी संसद और पूरा मंत्रिमंडल, और दूसरी तरफ पंडित नेहरू की अपनी निजी जो प्रसिद्धि थी, वो हमेशा भारी पड़ जाती थी, पॉपुलैरिटी थी। और दूसरा ये कि पद की गरिमा थी, पद का अपना प्रभाव था। और ये कि चाहे पार्टी में भी अगर आप देखें तो कई, जैसे उसमें नागपुर AICC सेशन का जिक्र है, तो कई जो पंडित नेहरू के आलोचक थे, तो उसमें उनको असल में दरकिनार करना शुरू कर दिया। ये साफ हो गया कि इस पार्टी में एक ही कद्दावर नेता है। तो धीरे धीरे करके सब उसके बाद छिटकने लगे जो बचे थे, कुछ पटेल जैसे। तो यहाँ आप पंडित नेहरू और मोदी जी में साम्य देखते हैं? साम्य काफ़ी है, मैं नहीं देखता, साम्य काफ़ी हैं। और एक तरह से जो उनका टेम्परामेंट भी है वो काफ़ी मेल खाता है। तो क्योंकि दोनों को ये है कि नहीं, हमें देश की शक्ल, देश की सूरत, देश का भविष्य एक बदल के हमें देना है। तो दोनों में ये एक लगन थी। अब चाहे उसको हम किसी भी दृष्टि से देखें, आलोचना की दृष्टि से देखें, प्रशंसा की दृष्टि से देखें, लेकिन दोनों में ये एक समान लगन थी और समान एक तरह से विजन था कि हमें इस देश को एक बुनियाद रख के जाना है। और तो
दौरों में मुझे इतना कोई अंतर नहीं नहीं दिखता। तब भी रैली थी, तब भी आप देख रहे हैं सरकार और न्यायपालिका के बीच में विवाद था, खिंची रहती थी। आज भी उसी तरह का विवाद है और संसद में बहस हो रही थी, आज भी बहस हो रही है। आज भी वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तानाशाही कर रहे हैं, कोई सुनते नहीं है, अपनी मर्जी का करते हैं। और तब भी यही कहा जा रहा था। और अगर आप पत्रकारिता की दुनिया में भी देखें तो वो भी, नेहरू जी भी यही कह रहे थे, अरे देखो फेक न्यूज़ आ रही है, बड़ी उल्टी सीधी खबर छाप रहे हैं इनमें, तो इन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और आज भी प्रश्न यही है कि फेक न्यूज़ आ रही है, कुछ कोई कह नहीं सकता क्या सत्य है क्या असत्य है। तो ये दोनों का तो मुझे एक तरह से मेल ही दिखता है। चलिए, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, कौन सी किस किताब पर काम कर रहे हैं? तो मैंने अब एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। ये क्योंकि संवैधानिक इतिहास में मुझे दिलचस्पी है, तो मैं भारत का ही एक संवैधानिक इतिहास लिखना चाहता हूँ। 1919 जो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसी बनी जिसमें एक लोकतांत्रिक हिस्सा था। पहली दफ़े चुनाव हुआ, हालांकि वोट करने वालों की संख्या कुछ 2 या 3% ही थी, लेकिन वो एक तरह से लोकतंत्र की बुनियाद में मानता हूँ। और वहाँ से 1947-48 तक, लेकिन उसमें मुझे अपना फोकस उस समय जो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था उस पर नहीं, जो प्रिंसली स्टेट्स जिसको अदर इंडिया कहा जाता था उस पर मेरा थोड़ा ध्यान केंद्रित है। तो मैं उसका संवैधानिक इतिहास लिखना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि आजकल हम वो एक ऐसा इतिहास है जो कि कहीं खो गया है। या तो हम उनको इस तरह से एयर इंडिया का जो लोगो महाराजा है उसकी तरह देखते हैं कि अच्छा, बड़ी पगड़ी पहनते थे, बड़ी मूंछ थी, बड़े जेवर थे, बड़े तो या लेकिन उसको अगर दरकिनार करें तो लगभग भारत का कुछ 35-40% हिस्सा इन्हीं रियासतों के अधीन था। और उनका एक अपना संवैधानिक इतिहास है जो कि हम 1947-48 के बाद कहीं भूल गए हैं। तो मेरी इच्छा है उसको एक तरह से दोबारा खंगाला जाए और कई चीज़ें, जैसे आज आधुनिक भारत का अगर हम फेडरलिज्म अगर देखें तो ये फेडरल सिस्टम जो आया, ये उन्हीं रियासतों को जोड़ने का एक पहल हुई थी 1930 के दशक में, जो कि फेल हो गई। अगर फेल नहीं होती तो हो सकता है 1937 के चुनाव के बाद हम एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर केंद्र में भी देखते। तो इस तरह का एक खोया हुआ संवैधानिक इतिहास है जो कि मैं पुनः प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत 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 शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। जल्दी से किताब आए और हम लोग फिर बातचीत कर पाएँ। कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी।